अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हमारा क्लास 10 का आपको पता है कि यूनिट नंबर 10 चल रहा है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। और इसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच विद द स्प्रिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम एंड एसएचएम। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको मैं इसमें पॉइंट्स में मैं लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। पहले तो आपको सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक बॉब को एक इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल जो खिंचे ना, फ्लेक्सिबल जो टूटे ना, इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से बांधा जाए एंड इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन देन इट मूव्स टू एंड फ्रो। यानी कि जब भी किसी बॉब को एक स्ट्रिंग से बांधा जाए और उसको मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम होती है, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए तो वो टू एंड फ्रो मूव करता है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे? When a bob is suspended from a fixed support along with inextensible flexible string and it is being displaced from mean position, then it moves to and fro. It is called simple pendulum. तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमने कहा डेफिनेशन में ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो। अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। देखिए, जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगी तो उस पे दो फोर्सेस होंगी, एक वेट और एक टेंशन। वेट और टेंशन दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है। तो वेट नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक, अगर कोई और फोर्स इस पे अप्लाइड नहीं हो रही, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ये मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें यहां से यहां पे, यानी कि ये पॉइंट ओ से हम पॉइंट ए पे मूव कर दें, तो अब पॉइंट ए पे देखा जाए तो दो ही फोर्स, पहले तो दो ही फोर्सेस हैं, एक वेट नीचे की तरफ और टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग होती है, ये भी आपको पता है। अब वेट, यहाँ पे वेट और टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट थे, लेकिन यहाँ पे वेट यूं है और टेंशन यूं है। इट मींस जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है, हम उसके दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये एफ हो तो ये एफ साइन थीटा होता है और ये एफ कॉस थीटा होता है। यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है और जो बेस वाला होता है वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि ये एंगल बन रहा है तो एंगल के साथ बेस होता है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा डब्ल्यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट तो आपने डेफिनेशन लिख लिया। दूसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, there are two forces on the bob at mean position, weight and tension, both are balanced by each other। यानी कि दोनों एक दूसरे को, या both are cancelled by each other, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं तो वहां पे मामला अलग हो जाता है, क्योंकि वेट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? At extreme position, the weight W has two components, W cos theta and W sin theta। दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, W cos theta एंड W sin theta। अब W cos theta ये इस तरफ U
और टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस तरह पॉइंट्स की शक्ल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द कंपोनेंट W cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। सही है, यानी कि W cos थीटा और टेंशन तो कैंसिल कर रहे हैं, अब सिर्फ एक फोर्स बाकी रह गई W sin थीटा विच सर्व एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट W sin थीटा सर्व एज रीस्टोरिंग फोर्स and due to that force the body moves to and fro। और इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो, क्योंकि जब ये मीन पोजीशन से इधर चली जाएगी तो ये W sin थीटा की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक, सही है, और जब इस तरफ होगी तो इधर होगी, तो ये इस तरह मूव करता रहेगा। और अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो ये, या किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो ये मूव करता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हाँ, अगर फ्रिक्शन है तो ऑब्वियसली ये रुक जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कुछ पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने पढ़ा था टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड जो है वे उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पे आपको इसे प्रूव नहीं करना, फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे तो प्रूफ करना होता है, यहाँ पे आपने सिंपली सिर्फ टाइम पीरियड को बताना है। द टाइम पीरियड नेक्स्ट में लिखेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड वैल्यू ऑफ g एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाय, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t is equals to 2 pi l upon g, जिससे पता चलता है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ ड्राइव नहीं करना, फर्स्ट ईयर में ड्राइव करना होता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि टाइम पीरियड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और जी पे। अच्छा, ये टेंशन ये टी अलग है और ये टी टाइम पीरियड का है, ये याद रखिए, ये टाइम पीरियड का है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो एसएचएम के वाला लेक्चर में मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है, यहां से यूं चला और फिर वापस आया, तो इसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं, और इस एक वाइब्रेशन का जो टाइम होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड, एंड इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम कहां से कहां तक होती है, यहाँ मॉब के सेंटर से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कहलाती है। तो लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, और जी की वैल्यू जितनी कम होगी टाइम पीरियड उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट में। इट मींस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करता। एक और पॉइंट क्या हो सकता है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगेन आपको एसएचएम वाला लेक्चर देखना पड़ेगा उसकी डेफिनेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में आपको सिर्फ टाइम पीरियड बताना है, और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कौन सी है, W sin थीटा है, क्योंकि W cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय टेंशन T। ठीक, तो ये लेक्चर यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, और वहां पे मैंने ये कहा था कि अगर किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद ना हो तो ये सिंपल पेंडुलम चलता ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको रोकने वाली फोर्स यहाँ पे एयर फ्रिक्शन मौजूद होती है, इसलिए कोई पेंडुलम सारी उम्र नहीं चल सकता।
तो अब इसका मतलब कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, जिसमें मतलब डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है, जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद हो, जैसे फ्रिक्शन। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि डैम्प ऑसिलेशन इज द ऑसिलेशन विद द ऑपोजिंग फोर्स या विद द रेजिस्टिव फोर्स। अब यहां पे इन केस ऑफ, अच्छा, तो यानी कि डैम्प ऑसिलेशन की पहले डेफिनेशन ये क्या हो जाएगी, द ऑसिलेशन विद अ रेजिस्टिव फोर्स। सही है। अब इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्लाइटली डिक्रीजेस, यानी कि डिक्रीज करना शुरू कर देता है। इसी वजह से हम किसी पेंडुलम को अगर मूव करते हैं तो वो सारी उम्र नहीं चलता रहता, बल्कि एक वक्त आता है कि वो रुक जाता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन उसको रोक देती है। इसी तरीके से डैम्प ऑसिलेशन की एक और एग्जांपल में, यानी कि अगर आप एग्जांपल में लिखेंगे तो पहले एग्जांपल लिखेंगे कि द वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम विद एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन अगर मौजूद है तो ये क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और बिल आखिर पेंडुलम रुक जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, वो आप घर पे भी कर सकते हैं, कि अगर हम एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप करें तो ये ड्रॉप करेगी, जमीन से रिबाउंड होगी तो ये पहले वाली हाइट से थोड़ा कम होगी, फिर जाएगी, फिर ये कम होगी, फिर क्या होगी, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम उछलेगी, फिर और कम उछलेगी, फिर और कम उछलेगी, फिर और कम उछलेगी। इस तरीके से ये बिल आखिर रुक जाएगी। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बॉल जमीन से टकराती है और जमीन में फ्रिक्शन मौजूद है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी एनर्जी वो नहीं रहती। तो जब दूसरी बार रिबाउंड जो होती है तो वो अपनी टॉप पोजीशन पे नहीं आती। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो बॉल जो है वो सारी उम्र एक ही हाइट पे वाइब्रेट करती रहेगी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन को डिक्रीज करती रहती है, और इससे जो है वो क्या होता है कि डैम्प्ड बिल आखिर वाइब्रेशन रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपका टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया हो, या कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या आगे किसी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।